वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें लिस्टिंग सीरीज के डे 3 को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना कि जो महान व्यक्तित्व थे उन्होंने संविधान के विशेष भागों या संविधान के बारे में क्या तर्क दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैचिंग के लिए सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, यूपीपीसीएस 2026 की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, 10वीं अनुसूची के लिए किए गए प्रावधान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बताया था। देखिए, 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी ने बताया था कि सार्वजनिक जीवन सुधारने का एक सोपान है या फिर पहला सोपान है, यहाँ से सार्वजनिक जीवन सुधरना स्टार्ट होगा। भारतीय संविधान के बारे में केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल नाम दिया था। तो क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है। आगे देखिए, मॉरिस जॉन्स, इन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म नाम दिया था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, है ना। और इसके अलावा ग्रैनविल ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया था। ये सब क्या होते हैं, जैसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या है, क्वासी क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, जब हम लोग डिटेल क्लास देखेंगे ना, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव होगी तो वहाँ पे सीखेंगे। अभी ये लिस्टिंग सीरीज है, लिस्टिंग सीरीज पहले इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को ना थोड़ा सा समझ पाएं कि क्या क्या चीज़ें रखी गई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा। भारतीय संविधान को बनाने में बड़ा रोल होता है बी.आर. अम्बेडकर जी का, तो इसलिए इन्होंने इसे पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसे अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का की नोट बताया। तो की नोट किसने बताया था? अर्नेस्ट बारकर ने। और ये एक पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी के प्रथम पृष्ठ पर इसे लिखा था। जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी है, ये बुक है किसकी? अर्नेस्ट बारकर की। इस बुक के पहले पेज पर इन्होंने बताया कि जो इंडिया का प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो की नोट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने इसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की में की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है। जो यूएसए में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, इससे इसकी तुलना एम हिदायतुल्लाह ने किया था। भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। और जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, केटी शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी बताया और ऐसे चेक से तुलना की जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब बैंक के संसाधन उसे अनुमति दे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में यही प्रावधान किया गया है कि राज्य जो भी प्रावधान करेंगे जब सक्षम होंगे तब करेंगे, और इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो केटी शाह ने इसीलिए बताया कि भाई ये एक ऐसी तुलना है, मतलब चेक है, जब बैंक सक्षम होगा, बैंक चाहेगा, संसाधन की अनुमति होगी, तभी ये पूरा किया जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी, नासिरुद्दीन ने इसकी तुलना 9 वर्ष में लिए गए उन संकल्पों से की है जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। नासिरुद्दीन ने बताया कि भाई जैसे नया वर्ष स्टार्ट होता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि भाई 1 जनवरी को हम लोग प्रण लेते हैं कि ये चीज़ इस बार ऐसे करना है, ऐसे किया जाना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है, जनवरी खत्म होते होते टूट जाते हैं। अच्छा, 2025 समाप्त होने वाला है भाई, तो 2026 जब स्टार्ट होगा ना, तो इस बार आपको प्रण लेना है कि भाई हम यूपीपीसीएस या फिर आरओ एग्जाम को क्रैक करेंगे, और उस प्रण को टूटने नहीं देना है। टूटने नहीं देना है, पता है कैसे? आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको टारगेट बताया जाएगा, डेली मोटिवेट किया जाएगा, जिससे आपका प्रण टूटेगा नहीं और 12 महीनों तक आप लगातार बने रहेंगे और आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है या कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, डीपीएसपी को केसी वेयर ने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। लक्ष्य और आकांक्षा, इसका घोषणा पत्र किसने कहा है? केसी वेयर ने।
टीटी कृष्णामाचारी ने इसे भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर बताया कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। आइवर जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा कहा है और संसदीय प्रणाली में जो था इसको आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा दी है। इसी तरीके से और आगे जो इमरजेंसी प्रावधान है, जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है, जो आपातकाल का प्रावधान किया गया, इसे संवैधानिक तानाशाही बताया था टीटी कृष्णामाचारी ने। और इस हृदयनाथ कुंजरू ने इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा बताया था। और सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने इसे संविधान की प्राणवायु बताया। अल्लादी कृष्णा स्वामी ने क्या बताया कि ये प्राणवायु है। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं थी जिन्होंने उसे प्रस्तुत किया। महावीर त्यागी ने इसकी तुलना सुरक्षा वाल्व से किया। सुरक्षा वाल्व मतलब जैसे आप प्रेशर कुकर देखिए ना, एक वाल्व होता है, सीटी बजता है तो वहाँ से गैस बाहर निकल जाती है और ब्लास्ट होने से बच जाता है। तो वैसे इन्होंने बताया कि जो इमरजेंसी ये सुरक्षा वाल्व है। प्रधानमंत्री के पद और कार्यों का विवरण, लॉर्ड मार्ले ने इसे प्राइमस इंटर पेरस मतलब सभी समान लोगों में सर्वप्रथम बताया था। तो प्राइमस इंटर पेरस ये प्रधानमंत्री पद को बताया लॉर्ड मार्ले ने। और इसके अलावा सर विलियम वर्नर हार्कोट ने प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच में चंद्रमा से की है। मतलब उन्होंने बताया कि जैसे स्टार्स के बीच में मून होता है वैसे प्रधानमंत्री है। इसके अलावा जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य के समान माना है और बताया कि जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इसके अलावा H.J. लॉस्की ने प्रधानमंत्री को धुरी बताया जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के सभी कल और पुर्जे घूमते रहते हैं। इसी तरीके से राजनैतिक मामलों की समिति, इसमें सभी समितियों में सर्वाधिक शक्तिशाली या फिर सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। विपक्ष दल का जो प्रमुख है इसे आइवर जेनिंग्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया। जैसे आज देख सकते जो अपोजिशन लीडर होता है ना, विपक्ष का नेता, इसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा गया। लोकपाल, इसको गेराल्ड ई काइडेन ने संस्थागत संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक बताया था। और आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखिए यहाँ पर कुछ डेटा बताया गया कि ये यूपीपीएससी सब 2026 चल रहा है, तो 2026 के लिए मान सकते हैं, नोट्स आपका वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जैसे इसमें तमाम चीजें देखिए, राष्ट्र राज चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, अन्य प्रतीकों की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 से 5 मिनट लगे। जैसे राज चिन्ह की बात करें तो भारत का जो राज चिन्ह है ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति से लिया गया है ना, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर, घोड़े और सांड जो दिखाई देते हैं, शेर और हाथी जो कि अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं देते। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राज चिन्ह के नीचे एक सूत्र लिखा है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो सीधी सी बात है, राज चिन्ह के बारे में आपको इतना याद रखना है कि अशोक का जो सारनाथ में सिंह स्तंभ है यहाँ से लिया गया है। इसमें 4 जानवर है, घोड़ा और सांड ये दृश्यमान है, शेर और हाथी अदृश्य है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया था। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये पेपर में कई बार प्रश्न बना भी है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक सन्वत है ना, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना क्या है, चैत्र है, और सामान्यतः 1 चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को हो जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या 366 दिन होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसको पिंगली वैकेया ने तैयार किया था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, मतलब लंबाई 3 होगा, चौड़ाई 2 होगा। इसके मध्य में पहिए में जो आप ऐसे तीली देखते हैं, ये अशोक का जो ये सिंह स्तंभ है वहीं पर बने चक्र से लिया गया। इसमें 24 तीलियां हैं, है ना। इसका राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो कि 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। अब इसमें भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम जो अनुचित प्रयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए चीजें बताई गई हैं। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे अन्य राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे पक्षी की बात करेंगे तो मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। फल की बात करेंगे तो आम है, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, निलंबो न्यूसीफेरा। पेड़ है बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस। पशु है बाघ, पेंथेरा टाइग्रस। और जलीय जीव जो है ये डाल्फिन है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। और राष्ट्रीय नदी गंगा है। ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रगान के बारे में बताया गया कि राष्ट्रगान के बारे में क्या चीजें, तो इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तमाम चीजें जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और साथियों, अगर आपने RO या फिर UP PCS जैसे एग्जाम को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना ना भूलेगा। प्रक्रिया बहुत ही आसान से, आपको प्ले स्टोर से SCS का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।